गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल। ध्यान देंगे, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 5, इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक नंबर 5, दैट इज मेजर चैलेंजेस इन इंडियन क्लासरूम और डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है ये टॉपिक। पहले तो मैं बता दूं ये कितने पार्ट में बटा हुआ है। दो पार्ट में। एक तो हमको पढ़ना है क्या, मेजर चैलेंजेस इन डाइवर्स क्लासरूम। जब आप लैंग्वेज टीच करते हो तो एक डाइवर्स क्लासरूम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। डाइवर्स क्लासरूम समझते हैं आप सभी क्या होता है? जैसे आप लोगों की क्लास डाइवर्स क्लासरूम है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग भाषा बोलने वाले, ठीक है, अलग अलग मानसिक और शारीरिक योग्यता वाले बच्चे को एक ही क्लास में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। समावेशी शिक्षा को हम प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या है, एक डाइवर्स क्लासरूम है। इसमें एक टीचर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और बच्चे को क्या क्या परेशानियां हो सकती है। ठीक है, दूसरा इसमें हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये करने वाले हैं कवर। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से आप लोग क्या समझते हो? मोटा मोटा आप लोग क्या समझते हो? अक्षमता, है ना। बच्चा क्या है, अक्षम है, मतलब डिसेबल है, ठीक है, पढ़ने में सीखने में। दूसरा क्या है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में अंतर पता है आप लोगों को? हाँ बताइए। समझने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। और डिसेबिलिटी मतलब नहीं। यदि मैं एकदम मेजर मोटा मोटा पॉइंट बताऊं, वैसे तो पूछा नहीं जाता, आज पूछा तो नहीं जाता, लेकिन डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में अंतर ये रहता है, जो आपका डिसऑर्डर होता है वो साइकोलॉजिकल रहता है, ठीक है, जबकि डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं फिजिकल रहता है। ठीक है, डिसेबल होना, आप उसको कर पाने के लिए अक्षम हो, डिसेबल हो। और डिसऑर्डर मतलब साइकोलॉजिकल है, यहाँ पर मानसिक रूप से आपको किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी किसी चीज को सीखने या लर्न करने में। और डिसेबिलिटी में मोटा मोटे तौर पर एक होता है शारीरिक रूप से, दूसरा होता है मानसिक रूप से। पूछा नहीं जाता, बस पता होना चाहिए इसलिए बता दिया गया। इन दोनों के अंदर अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी मैं बता दूं आपको आज। हाँ, रोहित को था, वो डिसऑर्डर था, लेकिन फिजिकली यदि वो कोई काम को नहीं कर पाता हो तो डिसेबल होता। जैसे लर्निंग डिसऑर्डर में हम कह सकते हैं आपका डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है ना। लेकिन डिसेबिलिटी, डिसेबल मतलब कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक है, या फिर उसके जो फिजिकली उसको कुछ फिजिकली इम्पेयरमेंट है ना, उसके कारण कोई प्रॉब्लम होती है, वो डिसेबिलिटी कहलाती है। विजन में कोई प्रॉब्लम है बच्चे को किसी चीज में, बॉडी पार्ट सही है, मानसिक रूप से यदि वो सही नहीं है ना, यदि बोल भी नहीं पा रहा है तो साइकोलॉजिकल थिंग्स के कारण बोल नहीं पा रहा है। ये हो गया क्या, आपका डिसऑर्डर। और डिसेबिलिटी मतलब वो बोल तो सकता है, मानसिक रूप से सही है, लेकिन माउथ डिफॉर्मिटीज के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, मुंह में कुछ परेशानी आ गई है ना, टिथ है, टंग है, जॉ है, लिप्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। समझ में? मेजर डिफरेंस यही है। बाकी इतना डेप्थ में पूछा नहीं जाता कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बट टॉपिक है तो समझा दिए जी। अब देखो, मेजर चैलेंजेस आप लोगों को क्या क्या फेस करने पड़े थे। आप सभी ने बीएड डीएड किया है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे जब आप इंडियन क्लासरूम में या डाइवर्स क्लासरूम में जाते हो, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पहली बात तो क्लासरूम, हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे, मैं चश्मा नहीं लगाई। हाँ हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा मतलब ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड क्लासरूम होता है, ठीक है। सभी बच्चे की जो लर्निंग की जो पेस होती है, जो गति होती है, वो सेम नहीं होती, अलग अलग होती है ना। क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो रहता है, स्कूल का एनवायरनमेंट,
वो भी क्या करता है, टीचिंग में अफेक्ट करता है। यदि इन्वायरमेंट सही नहीं है, ऐसी जगह पर बिल्डिंग है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप प्रॉपर टीचिंग नहीं कर पाओगे ना, बच्चा प्रॉपर लर्न कर पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं रहते। बुक्स है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है ना। डस्टर वाला तो हम सभी ने फेस किया है, वो तकिया बना के लेके जाते थे घर से, ठीक है, कपड़े का। ठीक, ये सब चीजें जो है हमको देखने को मिलती है। बच्चों की रीडिंग हैबिट जो रहती है वो फॉल्टी रहती है, रीडिंग हैबिट जो रहती है वो भी फॉल्टी रहती है। बच्चा क्या करता है, लो मर्मिंग साउंड में जाकर के पीछे जाकर के पढ़ता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ही पढ़ता है ना बच्चा, और हम जो बोल रहे हैं वो पीछे में आराम से वो पढ़ रहा है, हमको नहीं पता कि वो प्रोनाउंशिएट सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। बात यह है कि प्रश्न इससे नहीं बनते, प्रश्न किससे बनते हैं, इससे बनते हैं। ठीक है, और इसमें भी आजकल जो आपका डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया है ना, डिस्मॉर्फिया, इनसे नहीं बनते। बनते किससे, ओसीडी, एडीएचडी है ना, और आपका ऑटिज्म, ये सारे जो हैं वो डिस्प्रैक्सिया, एप्रेक्सिया, इससे बनते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है तो बताइए बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको कीवर्ड को वहां से उठाना है और आंसर करना है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको भी मैं 4 पार्ट में बांट देती हूँ। किस किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर हो सकते हैं बच्चे को। एक तो हो सकता है जी लर्निंग, यस, गुड मॉर्निंग सभी को। एक हो सकता है लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका यहाँ पर बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है। तीसरा हो सकता है आपका स्पीच डिसऑर्डर, और चौथा हो सकता है आपका क्या, यहाँ पे मोटर, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर डिसऑर्डर, ये प्रॉब्लम्स जो है बच्चे को हो सकती है। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें बच्चा जो है लर्न करने में, सीखने में एबल ना हो, और उसके कारण अपने क्लासरूम वालों से, अपने क्लास के दूसरे बच्चों से क्या हो जाए, पीछे हो जाए, लैग बिहाइंड हो जाए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। बताओ क्या क्या है, आपको जो पता है वो बताइए जल्दी से। डिसलेक्सिया सबसे फेवरेट, तारे जमीन पर देखा है, हाँ बस, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। डिसलेक्सिया दैट मीन बच्चा जो है, जो लिखा हुआ है उसके स्पेलिंग को प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा है, जो लिखा हुआ उसको प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा है, उसके सामने जो लेटर्स है वो नाचने लगते हैं, वो डी को बी, बी को डी पढ़ रहा है। क्वेश्चन आया था वॉज को यदि बच्चा 100 पढ़ रहा है तो बताओ उसे कौन सी प्रॉब्लम है ना। उसने ये नहीं बोला था कि रीडिंग प्रॉब्लम, रीडिंग नहीं बोला था, उसने बोला था यदि वॉज को 100 पढ़ रहा है तो क्या है, उसको क्या है, यहाँ पर डिसलेक्सिया है। दूसरा होता है डिस्ग्राफिया, बच्चा जो है जब जैसे कोड़ो मोचो लिखना स्टार्ट कर दे, समझते हो कोड़ो मोचो, हाँ बचपन में सभी लिखे हो। देखिए बच्चा जो है स्पेलिंग के बीच, वर्ड्स के बीच, लेटर्स के बीच प्रॉपर गैप नहीं दे रहा है, गैप नहीं देने के साथ साथ कैपिटल लेटर अलग जा रहा है, स्मॉल लेटर अलग जा रहा है ना, वो क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब लेखन से संबंधित, डिस मतलब उसको विकार है, बच्चे को विकार है। ठीक है, डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता, और डिसऑर्डर मतलब विकार। ठीक है, बच्चा जो है यदि कुछ लिख रहा है तो ऐसे, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यदि वहीं पर बच्चा प्रॉपर स्पेस देगा, वहीं पर बच्चा क्या करेगा, प्रॉपर स्पेस देगा, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को प्रॉपर अलग से सुसज्जित रूप से, व्यवस्थित रूप से लिखेगा, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर डिस्ग्राफिया नहीं कहलाएगा। यदि वो नहीं लिख पाता है तो डिस्ग्राफिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित, है ना, मतलब बच्चे को अर्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाए, है ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, वो क्या कहलाता है आपका डिस्कैलकुलिया। जैसे कि सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है ना,
और क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करना है, इनटू करना है, इन सभी चीजों में। किसी चीज को काउंट करने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, 1 2 3 4, है ना, नंबर बताने में किसी चीज का, यहाँ पर कितने चेयर है वो सडन बता नहीं पा रहा है, टाइम कितना हुआ ये प्रॉपर बता नहीं पा रहा है, उसमें टाइम लगा रहा है बच्चा, समय ले रहा है, इन सारी चीजों में क्या कहलाएगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, अच्छी बात ये है सारे विकार को पढ़ोगे ना, एक बार महसूस होगा मुझे भी है क्या मैडम, है ना। अभी बिहेवियरल में तो मजा ही आएगा, सारे हम ही को है लगेगा। ठीक है, बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंतर्गत ऐसे डिसऑर्डर आते हैं जिसमें, ऐसे डिसऑर्डर आते हैं जो हमारे व्यवहार में शो होने लगता है, जैसे आपका ओसीडी, ठीक है, सभी को होता है ओसीडी, और एडीएचडी, ऑटिज्म, डिस्थेमिया और डिस्मॉर्फिया। ठीक है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चा जो है बार बार उसी चीज को रिपीट करे, जो अननेसेसरी है, जो डेली लाइफ के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जैसे बार बार हाथ धोना, महिलाएं अक्सर करती है, खाना बना रही, हाथ गंदा भी नहीं हुआ, 50 बार हाथ धो डालेंगे बेसिन में, वो मैंडेटरी है। खाना बन रहा है, गैस का कोई टेंशन नहीं, फिर भी उसको जबरदस्ती क्लीन करेंगे, चलते गैस में क्लीन करेंगे, करते हैं। लॉक चेक करना बार बार, है ना, आप लोगों का गाड़ी का चाबी मैं लेके आया हूँ कि नहीं लेके आया हूँ, लड़के लोग का रहता है। ठीक है, ये ऐसी जबरदस्ती, जाते रास्ते में जाते जाते बॉल फेंक रहे हैं, कुछ नहीं है वहां पे, फिर भी, है ना, ये करते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार उन चीजों को आपने हैबिट में ला, ये वाला लड़के, हाँ ऐसे, हाँ तो ये क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब तक उस काम को नहीं करेंगे तब तक उनको एंजाइटी फील होने लगती है बच्चे को। ठीक है, ये यंग में भी रहता है, यंग एडल्ट में भी रहता है। एडीएचडी, ये क्या होता है, हाइपर एक्टिव डिसेबिलिटी, एक जगह बच्चा जो है टिकता नहीं है, ये हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है क्या नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, पढ़ाई कर रहा है, लिखते लिखते होमवर्क करते 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 वो चले जाएगा दोस्त के पास, घूम फिर करके आएगा, फिर से पढ़ाई करने लगेगा। मम्मी बोली होमवर्क हुआ बेटा, 1 घंटे से बैठा था, नहीं मैं तो आधे घंटे दोस्त के पास घूम के आया हूँ। ठीक है, मम्मी के साथ किचन में जाएगा, उठा पटक करके कभी चम्मच झारा सबको गिरा देगा। ठीक है, ऐसे करने लगेगा। घर में जाएगा, गेट की कुंडी को तोड़ के आ जाएगा, ग्लास को तोड़ के आ जाएगा, मतलब वो क्या करता है, एक चीज में फोकस नहीं कर पा रहा है बच्चा। पढ़ाई करने बैठा है क्लासरूम में, आप देखना एक बच्चे को मैंने बोला यदि लिख के आओ, बच्चा लिखते 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 दोस्त के पास चले गया, उसको मार कुटाई करके वापस आ गया, ये कहते हैं बच्चे, और उल्टा इल्जाम लगाएगा मैम ये मेरा पेंसिल छीन लिया था, तो भाई तू वहां गया ही क्यों, है ना। क्या है ये, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बच्चा जो है एक जगह टिक नहीं पाता, मेन चीज है फोकस नहीं कर पाता, और वर्तमान में सभी को एडीएचडी जो है देखने को मिलेगा। ऑटिज्म, ऑटिस्टिक जो चाइल्ड रहता है वो क्या करता है, रिपीटेटिव मैनर में सेम टाइप ऑफ बिहेवियर शो करने लगता है, रिपीटेटिव बिहेवियर जो है शो करने लगता है ऑटिस्टिक चाइल्ड। प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाता अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के समाज से, सोशल बिहेवियर जो है उसमें प्रॉपर नहीं रहता, उसके इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं रहते। आपने मूवी देखा है बर्फी, माय नेम इज खान, ना, तो माय नेम इज खान में देखना वो स्वलीनता कहलाता है, हिंदी में से क्या कहते हैं, स्वलीनता, बच्चा स्वलीन हो जाता है, अपने में ही मस्त रहता है, बार बार ऐसे 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 करेगा। प्रियंका चोपड़ा को देखना बर्फी में बार बार अपना स्कर्ट को टच करते रहेगी, वो क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो प्रॉपर दूसरे से कम्युनिकेट करने में एबल नहीं होते, रिपीटेटिव मैनर में सेम बिहेवियर करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ऑटिस्टिक चाइल्ड। ठीक है, डिस्थेमिया, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो सबको। डिस्थेमिया, डिस्थेमिया में हम क्या करते हैं, अपने आप को ही एकदम लो कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे को, मेरे साथ ही ऐसी होता है, मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होता है, मेरी बाजू वाली का हो गया, 1 साल भी नहीं हुआ था उसको पढ़ाई करते, दिन भर घूमते रहती थी फिर भी हो गया, ऐसे जो मन में भावनाएं आती है वो सभी क्या है आपका यहाँ पर डिस्थेमिया कहलाता है। ये मानसिक डिसऑर्डर होता है जहां पर आप लो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, कहीं आना जाना पसंद नहीं करते, अब शादी ब्याह में जाने का भी मन नहीं करता होगा, सब पूछते हैं आपके यहाँ की बहू पढ़ाई कर रही थी, हुआ क्या, नौकरी लगा क्या, पूछते हैं, लड़कियों को पूछते नहीं कर पा रही है तो शादी करा दो,
तो हम डरने लगते हैं उन सारी चीजों से कि सबका हो गया, मेरी फ्रेंड का हो गया, मेरा ही क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सारी भावनाएं। लड़के दोस्तों के साथ घूमना पसंद नहीं करते, नहीं भाई ठीक है तुम लोग जाओ, मैं घर में रहूंगा, मेरे को पढ़ाई करना है। अब मेन कारण पढ़ाई करना नहीं है, घर में भी रह के दोस्तों के बारे में ही सोचेंगे। मेन कारण है क्योंकि वो जॉब वाले हैं, हम जॉबलेस हैं। तो भावनाएं जो है एकदम कुंठा वाली जो भावना आती है, तनाव वाली जो भावना आती है, वो डिस्थेमिया। और डिस्मॉर्फिया, मॉर्फिया मतलब मॉर्फोलॉजी से संबंधित होती है, जहां पर आप सोचने लगो कि मैं ज्यादा मोटी हूं, मैं ज्यादा पतली हूं, मेरे बाल ज्यादा ड्राई हैं, ऐसे सोचते हैं ना। हाँ, वही है आपका क्या, डिस्मॉर्फिया, जो दूसरों के लिए नोटिस करने वाला भी नहीं रहता, है ना। जो दूसरे ना नोटिस भी नहीं करते दूसरों के लिए, आपकी शादी, हद है भाई, ये सब सवाल नहीं पूछते। हाँ, अलग ही मंगल ग्रह के प्राणी हैं। चलो इधर ध्यान दो, कहाँ थे हम, डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में जब अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के हम ज्यादा सोचने लगते हैं, जो कि दूसरों के लिए नोटिस करने वाला भी नहीं रहता। दूसरे लोग आपको देख करके सोचे क्या मस्त दिखते हैं इन लोग, मस्त है ना, इतनी अच्छी हाइट है, इतना अच्छा परफेक्ट हेल्थ है, इतना अच्छा सुंदर कलर है। लेकिन दूसरे आप अपने आप को क्या सोचोगे, मैं ज्यादा ही सांवली हो गई क्या, मैं ज्यादा ही करिया हो गई क्या, ऐसे करके जो मन में भावनाएं आती है ना, मैं ज्यादा मोटी हूँ, मैं ज्यादा पतली हूँ, मेरे बाल ज्यादा खराब हैं, है ना, बोटॉक्स करा लूं क्या, ये जो भावनाएं मन में आती है ना, वो यही है डिस्मॉर्फिया। ठीक है जी। अब आ जाइए स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर। स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं, एक तो होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब क्या समझते हैं, साफ साफ बोलने संबंधी जो विकार होता है वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर आता है। इसमें हम दो चीजें देखेंगे, एक होता है जी ओमिशन, ठीक है, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन, ठीक है। और जिसमें से ओमिशन को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ओमिशन को व्यापम ने आपके शिक्षक वो सीजी टेट के एग्जाम ने ओमिशन को क्या लिया, लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत लिया है। लेकिन यदि स्पीच डिसऑर्डर पूछा जाए तो उसमें आर्टिकुलेशन आएगा, बट ओमिशन पूछा जाए तो वो लर्निंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा हमको देखना है, यहां पर आ जाएगा, एक आ जाएगा ओमिशन, एक आ जाएगा अफेजिया। एक आ जाएगा क्या, अफेजिया। जब बच्चा जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है, वो क्या कहलाता है, अफेजिया कहलाता है। बोलना कुछ और चाह रहा है, बोल कुछ और जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, अफेजिया। जबकि आपका यहाँ पर आर्टिकुलेशन में क्या होगा, आर्टिकुलेशन में माउथ संबंधी, माउथ के जो डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं, टंग है, लिप्स है, जॉ है, ये प्रॉपर नहीं होते इसके कारण। और एक होता है आपका क्या, डिसैल्थिया, है ना, डिसैल्थिया। डिसैल्थिया में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो स्पीच मसल है, स्पीच मसल्स जो रहते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। जैसे पैरालाइसिस होता है ना, तो पर्सन प्रॉपर बोल नहीं पाता, उसकी मसल्स प्रॉपर जो है फंक्शन नहीं कर पाते उस समय। ठीक है, तो पैरालाइसिस वाली जो कंडीशन आती है वो डिसैल्थिया। आपका प्रॉपर नहीं बोल पाना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण आपका कहलाएगा डिस्फेजिया। एफेजिया और डिस्फेजिया भी है इसका छोटा भाई, इसको आगे मैं बताऊंगी। और एक होता है आर्टिकुलेशन, जिसमें साफ साफ बोलने संबंधी विकार होते हैं बच्चे को। ठीक है, क्यों, माउथ डिफॉर्मिटीज के कारण। माउथ के कारण ये होगा, ये साइकोलॉजिकल, और ये पैरालाइसिस के कारण, स्पीच मसल में पैरालाइसिस के कारण। ठीक, सेंसरी मोटर, इसमें आता है एप्रेक्सिया और दूसरा होता है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, एप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ये जो एप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया होता है ना, ये सेंसरी मोटर डिसऑर्डर होता है जिसमें मोटर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। मोटर कोऑर्डिनेशन समझते हो जी, आपका दिमाग सिग्नल तो सही दे रहा है, आप करना तो कुछ और चाह रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो। मतलब चलने में, बोलने में, लिखने में आप क्या करना चाहते हो, करेक्ट वे पे आपको सिग्नल मिल पा रहा है ना, ये जो दिमाग जो है सिग्नल सही दे रहा है। लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो इस सिग्नल के आपके फिजिकल जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक आने में डिले हो जाता है। क्या कहलाता है आपका, एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का छोटा भाई ही डिस्प्रेक्सिया है। एप्रेक्सिया को क्योर किया जा सकता है, डिस्प्रेक्सिया को क्योर नहीं किया जाता, टोटल लॉस हो जाता है। जैसे ड्रंक पर्सन को देखे हो, हाँ, वो बोलना कुछ और चाह रहा है, उसके मन में बहुत अच्छे शब्द हैं, अच्छे बात ही करना चाह रहा है, अच्छे से चलना चाहता है ना, सीधा चलना चाहता है, वो थोड़ी ना चाहेगा ऐसे ऐसे चलूं, नहीं चाहेगा ना।
वो करना कुछ और चाह रहे, दिमाग सही सिग्नल देता है लेकिन डिले हो जाता है। तो इस प्रकार की हरकतें जो रहती हैं, शूलेस टाई ना कर पाना, जो आपका टाई रहता है ना उसको प्रॉपर ना कर पाना, बटन प्रॉपर सीक्वेंस में ना लगा पाना, क्लमजीनेस जो दिखने लगती है ना बॉडी में, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, बॉटल को गिरा के आ जाना, है ना, कुछ और, हाँ कुछ और करना चाह रहे कुछ और हो जाना, ये सारी चीज क्लमजीनेस एक प्रकार की आपके डेली लाइफ में जो दिखता है ना, उनको हम कहेंगे यहाँ पर एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। समझे जी? ये जो स्पीच डिसऑर्डर ओमिशन लर्निंग में लेंगे, हाँ लर्निंग में लेना है मंजू जी, आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला सबके साथ, हाँ होता है सभी के साथ, अभी सारे डिसऑर्डर लगेंगे, हम सभी के साथ होता है। अब देखो, सम मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया आर एज फॉलोज। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब आप इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहे हो, इंडियन क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। इंडियन क्लासरूम मतलब बात की जा रही है डाइवर्स क्लासरूम की, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग सिटी से जो लोग आते हैं, तो अलग अलग स्टेट से और अलग अलग सिटी से जो लोग आते हैं, वो भाषा में, बोली में, विचार में, रहन सहन, खान पान, पहनावे में, सभी में अलग तरीके के होते हैं। उसी प्रकार से उनकी क्या रहती है भाई, लर्निंग एबिलिटी भी होती है। ठीक है, पहली बात तो क्या, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जब आपके क्लासरूम की संख्या क्या होनी चाहिए, 30:1 होनी चाहिए, कहां पर, प्राइमरी में, और 35:1 होना चाहिए क्या, टीजीटी में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वाले सेक्शन में, मिडिल स्कूल में। वहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, 60 में से एक टीचर देखने को मिलता है, बिल्कुल है ना, 60 बच्चों में एक टीचर। 5वीं और 6वीं एक साथ बैठे, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, आधा ब्लैक बोर्ड 5वीं, आधा ब्लैक बोर्ड 6वीं का है, ये हाल है हमारे यहाँ पर, है कि नहीं? ठीक है, तो ओवर क्राउडेड जो क्लासरूम रहता है वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है टीचर के एबिलिटी को। 60 बच्चों को एक क्लास में संभाल पाना किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता। कॉलेज स्टूडेंट को फिर भी संभाल पाओ क्योंकि वो पढ़ने आ रहा है, लेकिन स्कूल स्टूडेंट पढ़ने नहीं आता, उसको जबरदस्ती मार कुटाई करके घर वाले भेजे हैं, है ना, वो भागने के फिराक में रहते हैं, उनको बैठा पाना क्लास में बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए टीचर जो क्या करता है, तेज आवाज में बात करता है, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करने लगता है, और इन सभी चीजों के कारण, बच्चों को एंगेज करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करवाने के कारण, रोल प्ले, ड्रामा, डिबेट, ये सारी चीजें करवाने के कारण उसकी खुद की एफिशिएंसी थोड़ी कम होने लगती है और सिलेबस क्या होने लगता है, पिछड़ने लगता है। ठीक है, reduce the teacher's ability to teach English effectively and pay personalized attention to the learner। ये भी क्या होगा, कम होने लगेगा। प्रॉपर पर्सनल अटेंशन हम बच्चे को नहीं दे पाते जब हमारे पास क्लासरूम क्या हो, बहुत ज्यादा बच्चों वाली हो। दूसरा बात, स्कूल का एनवायरनमेंट, है ना, स्कूल का एनवायरनमेंट यदि सही नहीं है तो भी बच्चा प्रॉपर नहीं लर्न कर पाता। बेसिक सुविधाएं भी यदि क्लासरूम में नहीं है तो हम एडवांस तक कैसे जाएं। लैंग्वेज क्लासरूम के लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज लेबोरेटरी चाहिए। जैसे साइंस है, उसमें हम साइंस लेबोरेटरी लेकर जाते हैं, 10th 9th 6 7 से ही लेकर जाते हैं बच्चे को, लेकिन आपने कभी सुना लैंग्वेज लेबोरेटरी? बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं कि लैंग्वेज लेबोरेटरी होता क्या है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब सेंट्रल स्कूल्स में आ गए हैं, धीरे धीरे यहाँ भी आएंगे स्टेट स्कूल में। लैंग्वेज लेबोरेटरी पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता है, सुने हैं, है ना। तो ऐसा प्लेस होता है लैंग्वेज लेबोरेटरी जहां पर आपके सुनने और बोलने से संबंधित इक्विपमेंट, उपकरण जो है रखे रहते हैं, जैसे स्पीकर है, माइक है ना, हेडफोन है, कंप्यूटर है, और बहुत सारे चार्ट और पोस्टर है, बड़े बड़े अच्छे राइटर्स के चार्ट और पोस्टर है, वो सारी चीजें जो है पहले से वहां पर अवेलेबल रहती है। बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल रहती है, जहां बच्चा जाता है, कंप्यूटर में बैठता है, अपने से संबंधित चीजों को सुनता है, बोलता है ना, अपने स्पीड के अनुसार चीजों को सीखता है। ठीक है, जो आईसीटी मटेरियल रहते हैं, है ना, जो आईसीटी मटेरियल रहते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स अ न्यू एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट। बिल्कुल चाहिए, प्रायोगिक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें बच्चा जो है कम्युनिकेशन करके अंग्रेजी सीख सके। एंड दिस मे बी हार्ड टू हैव, है ना, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज लेबोरेटरी में बच्चे को सिखाना चाहिए, लेकिन ये क्या है भाई, मुश्किल है हमारे इंडियन क्लासरूम में। ये होता है भाई लैंग्वेज लेबोरेटरी। यदि आपने नहीं देखा है तो देखो, स्पीकर, माइक, सारी चीजें और रीडिंग मटेरियल यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। ठीक है, बच्चा प्रैक्टिकली सीखता है लैंग्वेज को यूज करना। उसमें एग्जाम्पल हो गया आपका लैंग्वेज लैब जो हमारे
इंडियन क्लासरूम में बहुत मुश्किल से मिलता है। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, जब आपके पास स्टडी मटेरियल, इवन बच्चों को छोड़ो, टीचर के पास स्टडी मटेरियल कई बार नहीं होता है, इस अवस्था में भी टीचिंग की जा रही है। तो विदाउट स्टडी मटेरियल हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चे को लैंग्वेज आ जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना। जबकि अभी जो समय है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, आईसीटी का है, फिर भी हमारे पास बेसिक चीजें, बुक्स और कॉपीज भी अवेलेबल नहीं होती बच्चों को देने के लिए। ठीक है, बच्चे बेचारे मिड डे मील के चक्कर में आ जाते हैं, है ना। कैसे एरिया दिस इज, हाँ जी क्या बोलिए आप? हाँ हाँ और ये होना भी चाहिए, हटा ही देना चाहिए जब आप प्रॉपर। अच्छा, टीचर ने कंप्लेन किया था, हाँ हाँ ये केस मैंने पढ़ा था, टीचर ने कंप्लेन किया था कि बच्चे के पास हमारे बच्चों को देने के लिए बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। करेक्ट करेक्ट, एक आया था केस ये। ठीक है, दिस इज जनरली ट्रू इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज दैट मीन्स जहां पर टीचर भी नहीं जाना चाहता, सुदूर क्षेत्र जो रहते हैं वैसे क्षेत्रों में। ठीक है, और विलेजेस में, गांवों में, यहाँ पर क्या नहीं रहते, वेयर एट टाइम्स कोर्स रिलेटेड बुक्स आर आल्सो नॉट अवेलेबल, है ना। सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स भी बच्चों के पास अवेलेबल नहीं रहती। यदि टीचर इस वाले ब्लैक बोर्ड में दशमलव प्रणाली पढ़ाना चाहे तो देखो कितने सारे दशमलव है यहाँ पे, वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। मतलब दशमलव पढ़ाना चाहे, पॉइंट वाला जो क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स पढ़ा रहा है मैथ्स टीचर, कई सारे पहले से उल्का पिंड बने हुए हैं वहां पे, कहाँ से पढ़ाएगा टीचर। ठीक है, देखो फॉल्टी रीडिंग हैबिट, बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ना रहता है बच्चे को, उसकी रीडिंग हैबिट क्या रहती है, फॉल्टी रहती है। जो बचपन से वो देखते आ रहे हैं वही चीजें वो फॉलो करते हैं। पीछे जा करके, है ना, आगे आने के बजाय पीछे जा करके क्या करता है बच्चा, बुक पे फिंगर रख करके पढ़ना स्टार्ट करता है, और वो क्या पढ़ रहा है वो हमारे तक सुनाई नहीं दे रहा है। हमें क्या करना चाहिए, एक एक बच्चे को इंडिविजुअली लेके आओ, और लेके आने के बाद बच्चे को बोलो भाई यहाँ से आपको पढ़ना है, यहाँ पर आकर के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ जोर जोर से आपको पढ़ना है। जबकि बच्चा क्या करता है, लो मर्मिंग साउंड, खुसफुसाहट, मर्मिंग मतलब खुसफुसाहट के साथ बच्चा पढ़ता है पीछे जाकर के क्लासरूम में, है ना। और साथ में ये क्या रहता है भाई, हिंडर करता है, बाधा उत्पन्न करता है लर्निंग में, लैंग्वेज के लर्निंग में। Some students read by putting fingers on the words which hinders their concentration। जब बच्चा जो है एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को ऐसे फिंगर रख करके पढ़ रहा है तो उसका फोकस पूरा क्या होता है, पढ़ने में हो जाता है, मीनिंग निकालने में नहीं। जब आप मीनिंग ही नहीं निकाल रहे हो तो पढ़ने का क्या मतलब फिर। ठीक है जी, some children move backward rather than going forward and many times they read in low murmuring sound। बच्चा पीछे जाकर के क्या कर रहा है, लो मर्मिंग साउंड के साथ धीरे धीरे साउंड में पढ़ रहा है, जो टीचर तक आ ही नहीं रहा है वो बात। और जिस साउंड में पढ़ रहा है ना वो हमारे कानों तक नहीं आ रही। यदि गलत भी पढ़ रहा है तो हमको नहीं पता, भाई गलत ही पढ़ेगा वो, जीवन भर गलत पढ़ेगा फिर उन चीजों को। ठीक है, समटाइम्स जो लर्निंग इंग्लिश होती है वो भी क्या हो जाती है, लर्निंग इंग्लिश इसलिए भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमारे पास क्या है, इंग्लिश में वास्ट वोकैबुलरी, वो कैब जो रहते हैं उनके कारण भी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश हैज वास्ट वोकैबुलरी अलोंग विद न्यूमरस होमोफोन्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, सेम साउंड, होमो मतलब सेम, है ना, फोन मतलब सुनने से संबंधित, ऐसा शब्द जो क्या हो, सेम टाइप ऑफ साउंड करे लेकिन मीनिंग क्या हो जाए, अलग हो जाए, स्पेलिंग क्या हो जाए, अलग हो जाए। जैसे फ्लावर एंड फ्लावर, एक फ्लावर मतलब आटा और एक फ्लावर मतलब फूल। ठीक है जी, वैसे ही राइट एंड राइट, राइट मतलब लिखना, राइट मतलब सही, है ना, ये सभी क्या है, होमोफोन ही तो है। ठीक, सुनने में क्या हो, सेम हो, स्पेलिंग और मीनिंग भले क्या हो, अलग अलग हो। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जैसे हैंग आउट, कट ऑफ, चिलिंग आउट, और बोल सकते हैं जैसे कट ऑफ करना, हाँ, और बताइए पिंच ऑफ, ये सभी क्या है आपके फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब और होमोफोन्स के कारण भी अंग्रेजी को पढ़ पाना, है ना, सही मतलब आप लोगों के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, मतलब बच्चों के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। साथ में एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस रहता है, जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया जाता है, आजकल के जो बुक्स हैं उसमें चेंजेस आ गए हैं।
आओ करके देखे, है ना, बूझो तो जाने, इस टाइप के सेक्शन अब ज्यादा मिलते हैं। एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो है मटेरियल ज्यादा मिलेगा आपको बुक में। लेकिन पहले क्या था, पहले थ्योरी ज्यादा रहती थी और थ्योरी देने के बाद उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर रहते थे। तो सिर्फ एग्जाम पास करने के पर्पज से सिलेबस डिजाइन किया जाता था, ना कि बच्चों को सिखाने के पर्पज से। ये भी एक क्या है, मेजर चैलेंज है। द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिलेबस इज क्रिएटेड होली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लर्नर्स एबिलिटी, बच्चे का पढ़ने का जो एबिलिटी रहता है वो भी टीचर को प्रॉब्लम में डाल सकता है, वो भी एक बाधा, एक हिंडर कर सकता है, बाधा क्रिएट कर सकता है। जैसे to adjust one's teaching according to diversity in learners ability is major challenge। एक टीचर का, है ना, अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि सभी बच्चे की लर्निंग की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है जी। ठीक है, एंड नीड्स वेरी कॉम्पिटेंट टीचर्स who are not sufficiently available in India। है ना, एक क्या चाहिए, एक कॉम्पिटेंट मतलब दक्ष टीचर चाहिए, जो कि इंडिया में मुश्किल से मिल पाते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड टीचर जो है बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड टीचर को हम चुनाव ड्यूटी में भेज रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, है ना। ये हो गया आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्लासरूम में, जिससे क्वेश्चन जो है ना के बराबर बने हैं अभी तक। तो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको एकदम फोकस करके समझो और सुनिए। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर होता है, ये बच्चे को जो प्रॉपर क्लासरूम, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल क्लासरूम चलते हुए आ रहा है, उसमें बैठ पाने में, उसमें एडजस्ट कर पाने में, और लैंग्वेज को या किसी भी चीज को लर्न कर पाने में, दूसरे सब्जेक्ट को भी लर्न कर पाने में क्या नहीं करता, यहाँ पर दक्ष नहीं बनाता। बच्चा जो है अपने बाकी स्टूडेंट से क्या रहता है, लेग बिहाइंड रह जाता है, पीछे रह जाता है। ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स बच्चे में होते हैं, लर्निंग क्या होते हैं, स्पीच रिलेटेड क्या होते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर क्या होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। सी द फर्स्ट, and some students have unique challenges that make learning in traditional classroom difficult। एक सामान्य क्लासरूम जो चले आ रही है उसमें बच्चे को लर्न कर पाना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि उनके में कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं। ये डिसऑर्डर भी हो सकता है और डिसेबिलिटी भी हो सकता है। पीडीएफ मिलेगा क्या? अरे पीडीएफ तो मिल चुका है जी, मिल गया ना पीडीएफ, सब भेज दी हूं मैं, 9 टॉपिक पूरे। अभी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, लिखिए मत, ठीक है। जैसे विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, बच्चे को देखने और सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा कुछ क्रॉनिकल जो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो लंबे समय से, दीर्घकालिक समय से चले आ रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हो जा सकती है। अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे को, बच्चा हैंडीकैप्ड हो सकता है। क्रोनिक इलनेस मतलब लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चले आ रही है बच्चे को, मानसिक या शारीरिक रूप से, वो भी हो सकता है। लर्निंग डिसऑर्डर्स दैट आर मोस्ट कॉन्स्पिशियस यूजुअली रिवॉल्व अराउंड रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स। सामान्यतः जो है, अधिकांश जो है, विशिष्ट रूप से कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, रीडिंग है, राइटिंग है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे को देखने को मिलती है। ठीक है, अधिकतम विकार प्राय पढ़ने, लिखने और गणित से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है जी, देखो पहला हम देखने वाले हैं लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर में हमने क्या क्या देखा था, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। डिसलेक्सिया का एक और भाई है, क्या नाम है उसका, एलेक्सिया। ठीक है, चलो देखेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। रीडिंग में बच्चा जो है जब ठीक से नहीं है, मतलब बच्चे को डिसलेक्सिया है, रीडिंग में ठीक नहीं, मतलब जो स्पेलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, जो स्पेलिंग लिखा हुआ है उसको प्रॉपर प्रोनाउंशिएट कर पाने में बच्चा एबल नहीं है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि वहां पे डी लिखा है कि पी लिखा है, क्यू लिखा है कि यहाँ पे पी लिखा है, ये सारी चीजें, यहाँ डी है कि बी है, ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। वो डी को बी पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, पॉट को टॉप पढ़ रहा है, वॉस को सॉ पढ़ रहा है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम होती है अकर व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन साउंड, लेटर एंड वर्ड्स। मतलब जो चीजें लिखी हुई हैं, है ना, वो और जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों के बीच रिलेट वो नहीं कर पाता है।
ये सामान्यतः क्या होते हैं भाई, जेनेटिक होंगे, ठीक है, या तो बचपन से होंगे, बच्चे को बाय बर्थ मिलता है, जेनेटिक मिलता है, ये होता है आपका डिसलेक्सिया। इसी का भाई होता है कौन, एलेक्सिया, ठीक है। मूलतः पढ़ने की समस्या होती है, अक्षर ध्वनि और शब्दों के बीच संबंध में परेशानी होती है ना। अनुच्छेदों का अर्थ समझने में भी बच्चे को असमर्थता होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम अकर व्हेन देयर इज इनएबिलिटी, एबल नहीं होता बच्चा, टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ वर्ड, जो लिखा हुआ वर्ड है उसके मीनिंग को ग्रास्प नहीं कर पाता। ग्रास्प नहीं कर पाता मतलब समझ नहीं पाता है। यदि बच्चा फ्रेज लिखे हुए, पैराग्राफ लिखे हुए, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। पिंक रेड में लिखा है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं लिखा है। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग में लर्निंग डिसेबिलिटी है, बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ने से संबंधी अधिगम अक्षमता है वो। अब इसका कारण क्या है, देखो, डिसलेक्सिया इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, विकासात्मक भी हो सकता है ना, और लर्निंग डिसऑर्डर प्रेजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, जो बचपन से बच्चे को मिलता है, इज ऑफन जेनेटिक, अक्सर ये क्या रहता है, बाय बर्थ मिलता है, जेनेटिक होता है, अपने पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ABCD लिखा हुआ है, बच्चे के सामने क्या हो रहा है, वो नाच रहा है, बोलते हैं ना कोड़ो मोचो दिखाई, वैसे ही हो रहा है बच्चे के साथ, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इसको मैं प्रोड्यूस कैसे करूं, A को वो B बोल रहा है, B को D बोल रहा है, ये सारी चीजें उसकी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है जी। सी द नेक्स्ट, एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है, एक्वायर्ड डिसलेक्सिया कहलाता है। एक्वायर्ड दैट मीन्स बच्चे ने क्या किया है, उसे, है ना, किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण उसके में बाद में आया, जेनेटिक नहीं है, बाय बर्थ नहीं मिला है, किसी ना किसी प्रॉब्लम, जैसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इन सभी के कारण यदि बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो एक्वायर्ड डिसलेक्सिया मतलब एलेक्सिया कहलाता है। और इस एलेक्सिया में बच्चा यहाँ पर पढ़ने में अक्षम होता है, कई बार लिखने में सक्षम होता है, मतलब लिख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एलेक्सिया ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। एक्वायर्ड क्यों, क्योंकि उसे क्या मिला है भाई, बर्थ के बाद मिला है, पहले से नहीं, बाय बर्थ नहीं मिला है, मतलब किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी, है ना, दुर्घटना के कारण उसके साथ वो पढ़ने में अक्षम हो गया। इस सडन लॉस ऑफ रीडिंग, अचानक रीडिंग में बच्चा जो है एबल नहीं होता, वर्ड ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं इसे, इन अ पर्सन हु प्रीवियसली कुड रीड, जो पहले पढ़ सकता था लेकिन अब नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग पहले पढ़ाई अच्छे से करते थे, अब नहीं करते हो। जब एग्जाम में टॉप करना था 10th 12th में, तब अच्छे से पढ़े हो, लेकिन नौकरी लेना है, नहीं पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। चलो, इज यूजुअली कॉज्ड बाय अ स्ट्रोक और ब्रेन इंजुरी, बिल्कुल से इंजुरी या ब्रेन इंजुरी या स्ट्रोक के कारण बच्चे में हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, ठीक है। इन मेनी केसेस द पर्सन में स्टिल रिटेन राइटिंग एबिलिटी, उसके में राइटिंग एबिलिटी तो रह जाती है लेकिन वह पढ़ने में अक्षम रह जाता है। ये क्या है, एक्वायर्ड डिसलेक्सिया। इसे और क्या, किस नाम से जानते हैं, एलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ये अचानक होता है और वो कैसा था भाई, जेनेटिक होता है, ठीक। हाँ, किसी भी एज में हो सकता है। हाँ, गाड़ी इसीलिए ठीक से चलाना आपसे, ठीक है। चलो अब देखो डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम है। बच्चा जो है समय को ठीक से नहीं बता पा रहा है, ठीक है। बच्चा जो है डिस्टेंस मेजर करने में एबल नहीं है, किसी चीज को काउंट करने में एबल नहीं है, ये होता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कॉजेस परसिस्टेंट डिफिकल्टी विद नंबर्स, है ना। ऐसा पर्सन जिसके में क्या, वो बाकी जो चीजों का IQ लेवल है ना, बाकी जो सब्जेक्ट है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, बाकी में बच्चा अच्छा है, नॉर्मल IQ है, बट स्पेसिफिक मैथ्स में उसको क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। और ये प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, कॉजेस परसिस्टेंट डिफिकल्टी विद नंबर्स। परसिस्टेंट मतलब डिफिकल्टी बनी रहती है, किसके साथ, नंबर्स के साथ बनी रहती है। जैसे मैथ्स के फैक्ट होते हैं, है ना, उनके अंडरस्टैंडिंग को, उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस के साथ उसके में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। अफेक्टिंग स्किल्स लाइक काउंटिंग, है ना, गणना कर पाना, इसमें दिक्कत होती है। अरिथमेटिक मतलब जोड़ घटा गुणा भाग, है ना, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन इनटू, ये सबको जो करते हैं ना, वो सारी चीजें
एंड टेलिंग टाइम, टाइम बताने में, ऑफन अपीयरिंग इन चाइल्डहुड, बच्चे में अक्सर देखने को मिलता है, बट ऑल्सो इन एडल्ट एक्वायर्ड डिस्कैलकुलिया कहलाएगा। बच्चों में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना, लेकिन बड़ों में भी ये सारी चीजें देखने को मिलता है। कभी कभी आपको महसूस होगा हमें ही डिस्कैलकुलिया तो नहीं है कहीं, ठीक है। डिस्कैलकुलिया विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जिसमें सामान्य बुद्धि के होने के बावजूद संख्या में गणितीय तथ्य और गणितीय अवधारणा को समझने में बच्चे को दिक्कत होती है जी, ठीक है। देखो काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, ठीक है, साथ में प्लस माइनस जो रहता है, इनटू है, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्ग्राफिया। डिस मतलब एबल ना होना और ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित। बच्चा जो है लिखने से संबंधित बच्चे में यदि विकार आ जाए क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया कहलाता है जी, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग, है ना। इसमें क्या रहता है, राइटिंग में बच्चा जो फिजिकली जो लिख रहा है किसी चीज को, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हो क्या इन चीजों को। मेरा एक स्टूडेंट था जिसको था डिस्ग्राफिया, उसको प्रॉपर फिर पेन वगैरह, उसके लिए अलग से पेन आती है, अलग से कॉपी आती है, उनके लाइंस अलग बने रहते हैं, अलग टाइप के पेजेस में उनको लिखने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। उस बच्चे ने फिर बाद में प्रैक्टिस किया और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ था। वो मैथ्स में काफी अच्छा था, लिखने में ही खराब था, ठीक है। समझ में आ रहा है कोई चीज। द क्विक फ्रॉम फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे मत बोल, है ना, ठीक है। लेकिन इससे भी खराब होती है, मैंने देखा है जिनको डिस्ग्राफिया होता है ना, उन बच्चों की हैंडराइटिंग मैंने देखा है बहुत ज्यादा खराब रहता है। हम उसको नंबर देने के लिए हमको सोचना पड़ता था कि कहाँ से सही मिल जाए, कहाँ से वो कीवर्ड मिल जाए कि उसको मैं नंबर दे पाऊं, ये हाल रहते थे, ठीक है। बेसिक डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, लिखने से संबंधित यदि हो गया तो वो डिस्ग्राफिया आएगा जी। लेकिन वो देखो 100 को वॉज कब लिखेगा, जब मैं यहां पर बोल रही हूं बेटा 100 लिख, यहां पर मैं बोल रही हूँ 100 लिख, और उसके बावजूद वो वॉज लिख रहा है, मतलब उसको यहाँ पर क्या है, डिसलेक्सिया ही है, क्योंकि वो सुन कुछ और रहा है और मीनिंग कुछ और निकाल रहा है। मतलब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि मैंने 100 लिखा और बच्चे ने कॉपी में वॉज लिखा है, मतलब उसके सामने लेटर्स नाच रहे हैं, लिखे हुए चीज को या बोले हुए चीज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, जो लिखा हुआ है और या जो बोला गया है और जो उसने जो समझा है, उसने जो दिमाग लगाया है, उन दोनों के बीच यदि वो रिलेशन सही नहीं बना पा रहा है तो डिसलेक्सिया ही कहला पाएगा। मतलब वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, बोला गया या लिखा हुआ चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि वो फ्लो में गलत तरीके से लिख रहा है तब वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्ग्राफिया। फ्लो में गलत तरीके से लिख रहा है ना, यहाँ पर मटेरियल पूरा मैंने एक पेज दिया हुआ है और पेज देने के बाद वो उसके बावजूद गलतियां कर रहा है, देखने के बाद भी वो गलतियां कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रॉपर वो क्या नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर क्या, द क्विक फॉक्स। मैंने क्या लिखा था, एक एक को सजा सजा कर लिखा था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, सबको एक साथ कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया। और जहां पर उसने इंटरमिक्स किया है ना, लिखने में प्रॉपर लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके आसपास स्पेस नहीं दे रहा है, कैपिटल और स्मॉल लेटर का उसको कोई ध्यान नहीं है, तब वो डिस्ग्राफिया है, ठीक है। जब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तब डिसलेक्सिया, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है, और सिर्फ फिजिकली वो लिखने में दिक्कत है उसको, है ना, अंडरस्टैंड तो कर पा रहा है लेकिन प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहा है, वर्ड्स के बीच स्पेस नहीं है, लेटर्स के बीच स्पेस नहीं है ना, आपका जो उसको स्मॉल और कैपिटल लेटर का नॉलेज नहीं है, तब वो डिस्ग्राफिया है जी। नेक्स्ट लेखन संबंधी अधिगम अक्षमता है ये, है ना। बेसिक राइटिंग डिसऑर्डर है, रिफर्स टू फिजिकल डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग वर्ड्स एंड लेटर्स। वर्ड्स एंड लेटर्स को बनाने में फिजिकली यदि एबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ग्राफिया। और मेंटली एबल नहीं है, समझने में एबल नहीं है, तो डिसलेक्सिया, ठीक है जी। समझे क्या, चलो स्लाइड नहीं रुका है, मैंने ब्रेक दिया था 5 मिनट का, हो गया ब्रेक ओवर, स्लाइड रुक गया है कह रहे हैं, बड़ा स्लाइड नहीं रुका है जी।
5 मिनट ब्रेक दिया था मैंने, चलो ठीक है। ब्रेक के बाद हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आपका, है ना, जो डिसऑर्डर है उसमें सेकंड नंबर का डिसऑर्डर आज हम देखने वाले हैं, वो रहेगा डिस्प्लेक्सिया, सेंसरी मोटर डिसऑर्डर रहेगा, जिसमें हमसे पहले देखने वाले डिस्प्लेक्सिया। सेंसरी मोटर डिसऑर्डर मतलब समझ लो पहले तो ये है आपका ब्रेन, ठीक है, और ये है आपका सेंस ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हम हैंड को बना रहे हैं सेंस ऑर्गन। आपके ब्रेन से जो सिग्नल जा रहा है आपके सेंस ऑर्गन में, है ना, आपके ब्रेन से जो सिग्नल जा रहा है सेंस ऑर्गन में, वो सिग्नल जाता है मोटर नर्व से। किससे जाता है? मोटर नर्व्स। और जो आपके सेंस ऑर्गन से जा रहा है कहाँ? ब्रेन तक, है ना, वो क्या कहलाता है? सेंसरी नर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसरी नर्व। तो यहाँ से दिमाग से जो सिग्नल आपके सेंस ऑर्गन तक जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस सिग्नल भेजने में डिले हो जाएगा। मतलब दिमाग करना तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन आपके जो हाथ, पैर, टंग, लिप्स, जॉ जो है, जो आपके सेंस ऑर्गन है, आई है, लिप्स है, आप सॉरी लिप्स तो नहीं आएंगे, आई है, टंग है, हैंड मतलब टैक्टाइल सेंस ऑर्गन, टच से संबंधित है, स्किन है, ये सभी जो है काम कुछ और कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिले हो जा रहा है इस सिग्नल को आने में। क्या कहलाता है? सेंसरी मोटर डिसऑर्डर, जिसमें से पहला डिसऑर्डर हम देखने वाले हैं आपका डिस्प्रेक्सिया, है ना। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर refers to problem with movement and coordination in cutting, writing, है ना, gross motor skills such as running और jumping। मतलब जब आप किसी चीज को कट कर रहे हो, किसी चीज को लिख रहे हो, है ना, इवन आप यदि शू लेस टाई कर रहे हो, आप अपना जो टाई बना रहे हो, बटन लगा रहे हो, इन सारी जो बेसिक डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्लमजीनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। साइन ऑफ डिस्प्रेक्सिया, है ना, बच्चा जो क्या करता है? पुअर बैलेंस शो करता है, चलना किसी और तरीके से चाह रहा है, चल किसी और तरीके से रहा है। मैंने बताया था, मैंने ड्रंक जो पर्सन रहता है वो करना कुछ और चाहता है, सीधा साधा बेचारा, दिमाग कुछ और कह रहा है ना। लेकिन अब क्या करेंगे? सेंस ऑर्गन ही ठीक से काम नहीं कर रहा, गलती उसकी नहीं है, क्या कर सकते हैं? वही है, मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, पुअर बैलेंस शो करेगा बच्चा, डिफिकल्टी इन गेटिंग ड्रेस्ड में, मतलब बटन वगैरह लगाना है, शर्ट के जो ये फोल्ड करने हैं, ये सारी चीजें आस्तीन फोल्ड करने, अनेबल टू कीप स्टिल, हाई लेवल ऑफ आर्म, किसी चीज को पकड़ने में भी वो क्या कर पाता है? वहां पर गिर जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, जैसे एक बॉटल वगैरह रखा है या टिफिन बॉक्स जो भी रखा है ऊपर में, उसको उठाना चाह रहा है, लेकिन सारे के सारे सामान एक साथ गिर गए नीचे, आटे का डिब्बा भी सिर पे गिर गया। ये सारी चीजें जो है आपको एप्रेक्सिया में, डिस्प्रेक्सिया में देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसके साथ साथ ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल से क्या समझते हो? एक ये तो फाइन चीजें हो गई, लिखना, पेंटिंग करने फाइन चीजें होती, ग्रॉस मोटर मतलब रनिंग है, जंपिंग है, किसी चीज को होल्ड करना है, वो सारी चीजें, ठीक। क्लमजीनेस, है ना, क्लमजीनेस एंड डिफिकल्टी विद टेक्स टास्क रिक्वायरिंग मोटर कोऑर्डिनेशन, ऐसे टास्क जिसमें मोटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, दिमाग और आपके सेंस ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन चाहिए, वहां पर क्लमजीनेस बच्चा जो है शो करने लगता है। जा रहे हैं, सिर को ठुका डाले दरवाजे में, ठीक है, दरवाजा लगाते लगाते हाथ को चिपा डाले, है ना, ये सारी चीजें होती है बच्चे के साथ। अब सोचने लग जाओगे मैम मेरे साथ भी तो यही हुआ है, मुझे भी है क्या? थोड़ा बहुत सबके में होता है ना, कोई परफेक्ट नहीं होता जी। मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, मतलब समायोजन में, जो आपका सेंसरी ऑर्गन और जो आपके बोलना चाहिए आपके ब्रेन, दोनों के बीच सामंजस्य जो है प्रॉपर नहीं कर पाता, समायोजन जो है, सामंजस्य नहीं बैठा पाता, है ना। मस्तिष्क, बिल्कुल मस्तिष्क से संबंधित है, सेंसरी मोटर कहा ना अभी, ब्रेन और हाथ का पता है, मस्तिष्क से संबंधित है ये, ठीक है जी। कारण क्या होता है? डेवलपमेंटल हो सकता है, जैसे कि जनरल डिले इन मोटर जो सिग्नल रहता है उसमें डिले हो जाने के कारण, मोटर लर्निंग जो रहता है उसमें डिले होने के कारण, वॉकिंग है, टाइंग शूज है, राइटिंग है, इन सभी में बच्चे को दिक्कत आने लगती है। इसका छोटा भाई है एप्रेक्सिया, जब आपको बाय बर्थ मिले तो डिस्प्रेक्सिया, और यदि अचानक ये चीजें हो जाए
अचानक मतलब किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाए, वो क्या कहलाएगा, एप्रेक्सिया कहलाएगा। डिस्प्रेक्सिया को क्योर किया जा सकता है लेकिन एप्रेक्सिया को क्योर नहीं कर सकते। क्योर नहीं किया जा सकता मतलब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। टोटल लॉस इन एग्जीक्यूशन, वो प्रॉपर काम कर ही नहीं पाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा एग्जीक्यूशन में, इन चीजों के बीच सामंजस्य बैठाने में। ठीक है, सेम एज डिस्प्रेक्सिया, टोटल लॉस इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, इफ यू हैव एप्रेक्सिया यू नो व्हाट यू वांट टू से, हम क्या कहना चाहते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन यू हैव डिफिकल्टी यूजिंग लिप्स, जॉ और टंग टू से, हम जो लिप्स, जॉ और टंग है उसको, उसके बीच सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते। जैसे ड्रंक पर्सन बेचारा कहना कुछ अच्छे शब्द चाह रहा है, निकल कुछ और जा रहे हैं। ठीक है, एप्रेक्सिया ऐसी अवस्था है जिसमें स्वैच्छिक क्रियाओं को करने में बच्चा जो है अक्षम हो जाता है, पूर्ण कमी आ जाती है, आंशिक कमी आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को एप्रेक्सिया है तो वह जानता है उसे क्या कहना है, लेकिन उपयोग किस चीज का, जबड़ा है, टंग है, लिप्स है, इसका प्रॉपर नहीं कर पाता, तो बोल नहीं पाता, कठिनाई होती है बेचारे को। ठीक है, कारण क्या होता है, ब्रेन डैमेज है, स्ट्रोक है, इंजरी है, इन सभी के कारण बच्चे को प्रॉब्लम आती है, एप्रेक्सिया हो जाता है। ठीक है, देखो फिर, ठीक है, ऑफन एक्वायर्ड आफ्टर ब्रेन डैमेज, स्ट्रोक या इंजरी के कारण। ठीक है, वो कहना कुछ और चाह रहा है बेचारा, है ना, और कह कुछ और है, से आई वांट, ये कह रहा है, जबकि कहना क्या चाह रहा है, आई वांट टू से, और बोल क्या रहा है, ANTW, कुछ भी आए बाय वो बोल रहा है। इस समय बोलने में प्रॉब्लम होगी, सिर्फ बोलना ही नहीं और भी प्रॉब्लम्स होती है, बस एग्जांपल लिया गया है, कहना कुछ और चाह रहा है, बोल कुछ और रहा है, लेकिन जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, होल्डिंग थिंग्स, जैसे रिमोट पकड़ना है, वो 4 बार रिमोट को गिराएगा तब पकड़ पाएगा, ये सारी प्रॉब्लम, सेंसरी मोटर डिसऑर्डर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर। स्पीच मतलब बोलने संबंधी विकार, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, एक पढ़ना है भाई एफेजिया और डिस्फेजिया, दूसरा पढ़ना है आपको आर्टिकुलेशन, और तीसरा पढ़ना है आपको डिस्थेमिया। ठीक है, सॉरी डिसैर्थिया। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एफेजिया डिस्फेजिया। ठीक है, एफेजिया या डिस्फेजिया ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो ब्रेन डैमेज के कारण होता है, स्ट्रोक या इंजरी के कारण होता है, जो आपके स्पीकिंग को अफेक्ट कर देता है, जिसमें डिस्फेजिया क्यूरेबल है ना, और एफेजिया जो है टोटल लॉस हो जाता है, बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, है ना। कई बार क्या होता है, सडन कोई घटना उसने देख ली, वो वाला मूवी देखा था भूल भुलैया, भूल भुलैया पहली वाली जो सबसे अच्छी थी, हाँ, तो उसमें जब वो भूत देख डालती है मंजुलिका का, उसके बाद वो बोलना ही बंद कर देती है बेचारी। नहीं देखे हो जी, देखना अगर जाके, वही है। मस्तिष्क क्षति जैसे स्ट्रोक है, सिर की चोट है या ब्रेन ट्यूमर, इन सभी के कारण बच्चा जो है ठीक से नहीं बोल पाता, उसी से संबंधित भाषा विकार है, बोलने समझने पढ़ने लिखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, ये सारी चीज डिस्फेजिया और डिस्फेजिया। हाँ, सडन उसको मतलब शॉक लग गया, ये सारी चीजें भी होती है, बोल जुबान ही चले गई, बोलते हैं ये देखा था, ये दुर्घटना उसने देखा था, उसके बाद बोलना ही बंद कर दिया करके। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ब्रेन स्ट्रोक या इंजरी के कारण होती है ना, एक्वायर्ड है, डेवलपमेंटल है, बाई बर्थ नहीं मिलता, लेकिन दोनों में अंतर बस ये है कि डिस्फेजिया जो है क्योर किया जा सकता है, एफेजिया को क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन होता है भाई साफ साफ बोलने संबंधी विकार कहलाता है ये। एक होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है क्या, ओमिशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन समझते हो क्या, एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना, एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट। जब आप लोगों ने आप टीचिंग करने गए थे, यस, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है ओमिशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किसको रिप्लेस करेंगे, साफ साफ बोलने संबंधित है, मतलब हम साउंड को रिप्लेस कर देते हैं, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है लोप कर देना, साउंड को हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्या कहलाएगा, ओमिशन कहलाएगा। रिप्लेस, जैसे एक छोटी बच्ची थी, मैं जिस जगह पर थी वहां पर एक टीचर थे, उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम था समायरा,
और उसको पूछते थे बेटा क्या नाम है, तो बोलती थी फ मायरा। तो स को वो फ प्रोड्यूस कर रही है, क्या किया उसने, स को रिप्लेस कर दिया किससे, फ से। साउंड को रिप्लेस कर देना है ना, एस को एफ से रिप्लेस कर देना। एक दो और मूवी देखी होगी आपने इनकी, हाँ जी, हाँ शक्कर के श को स, हाँ, और ऋतिक, नहीं वो तो साइलेंट जानबूझ के किया जाता है ना, वो जानबूझ के वाला है। अभी जो आप ओमिशन बोल रहे हो ना, वो इधर देखना, जैसे मोबाइल बोलना है तो बच्चा क्या बोलता है, आइल बोलता है, मोबाइल को आइल बोल रहा है, होम को ओम बोल दे रहा है, बनाना को नाना बोल दे रहा है। ये सारी चीजें जो है इसमें देखने को मिलेगी। ओमिट कर देगा, स्किप कर देगा, साउंड को ही हटा देगा, है ना। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। और यदि पूछा जाए ओमिशन क्या है, तो लर्निंग डिसऑर्डर है। पूछा जाए ओमिशन क्या है, तो जो लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आएगा उसको आप स्पीच के अंतर्गत नहीं लेना, लर्निंग के अंतर्गत लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि। चलो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, ये फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फोनोलॉजिकल मतलब सुनने और बोलने से संबंधित डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा जो है एबल नहीं होता, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड, दो साउंड के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ये ऑटिज्म का एग्जाम्पल है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता दो साउंड के बीच, दो ध्वनियों के बीच अंतर नहीं कर पाता है, रिप्लेस कर देता है एक साउंड को दूसरे साउंड के द्वारा। ठीक है, जैसे मैंने कहा स को फ, एक बच्ची थी उसने क्या कहा, अपना नाम समायरा की जगह फ मायरा। और शाहिद कपूर की भी एक आध मूवी है उसमें वो स को फ बोलता है। ठीक है जी, नहीं उसमें तो बोलता ही नहीं है। चलो इधर देखो ओमिशन, ओमिशन में हम क्या करते हैं, लोप कर देते हैं, लोप या फिर हम इसे क्या कहेंगे, स्किप कर देता है साउंड को बच्चा। लर्निंग डिसऑर्डर है, व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन टीईटी का। ओमिशन डिसऑर्डर और साउंड ओमिशन इज अ टाइप ऑफ स्पीच साउंड डिसऑर्डर, एक ऐसा स्पीच साउंड डिसऑर्डर है जहां पर्सन जो है लीव्स आउट साउंड, साउंड को स्किप कर देता है फ्रॉम वर्ड्स, है ना, वर्ड से साउंड को स्किप कर देगा किसी पर्टिकुलर साउंड को। जैसे उसे बोलना है स्नेक तो बोलेगा बच्चा क्या, नेक। बनाना बोलना है तो उसके लिए नाना बोलेगा। ठीक है, नाना फॉर बनाना और नेक फॉर स्नेक। मोबाइल के लिए आइल बोल देगा, होम के लिए ओम बोल देगा। स्किप कर देगा, साउंड को स्किप कर देना क्या कहलाता है आपका, ओमिशन, ओमिटेड, ओमिशन, है ना, हटा देना, स्किप कर देना, लोप कर देना। ठीक है, ध्वनि लोप विकार एक ऐसा प्रकार, एक प्रकार का वाक ध्वनि विकार है जिसमें व्यक्ति बोलते समय कुछ ध्वनियों को छोड़ देता है। नहीं उनके लिए तो वो कैजुअल चीज है, जो छोटा बच्चा है उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनके में ये आ रहा है तो वो लर्निंग डिसऑर्डर कहलाएगा। हाँ उनसे बड़े बच्चे, जैसे तुतलाना और हकलाना छोटे बच्चों में कॉमन है, स्पेशली तुतलाना, हकलाना तो नहीं, छोटे बच्चों में कॉमन है तुतलाना, क्योंकि वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है। बट बड़े बच्चों में वो आता है तो डिसऑर्डर हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसके कारण उसका भाषण अस्पष्ट या समझने में कठिन हो जाता है जब बच्चे को ओमिशन हो तब। ठीक है, अब एक देखना है क्या, डिसैर्थिया, स्पीच रिलेटेड ही है, पैरालिसिस ऑफ स्पीच मसल। आपने पैरालाइज्ड पर्सन को देखा है कभी, है ना, तो उसका जो क्या होता है, वन साइड का जो मसल है वो ठीक से काम नहीं करेगा, जिससे वो प्रॉपर बोलने में एबल नहीं होता। तो स्पीच मसल जो रहती है माउथ में, जितनी स्पीच मसल रहती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, इस कारण से बच्चे को होता है डिसैर्थिया। देखो आप जो बोल रहे हो कि साउंड को स्किप करने वाला वो जानबूझ के किया जाता है, वो साइलेंट हो जाता है वो लेटर। जैसे नो, नो में क्या आता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है। हाँ तो वो जो प्रैक्टिकल को क्या बोलते हैं, पैट्रिकल बोल रहे हो, तो वो बच्चे का ना जो क्षेत्रीय प्रभाव है ना उसके कारण होता है, जो वो उसका कुछ दिक्कत नहीं है, वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण। ठीक है, जैसे सीताफल और सीताफल, हाँ सीताफल बोलते हैं, एक्चुअल में वो सीताफल है, बट हमारे क्षेत्रीयता प्रभाव के कारण हम उसके स को छ कहा जाता है ना, तो सीताफल कर देते हैं उसको हम लोग। तो क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी,
हाँ, उसको ना एक और चीज कह सकते हैं, जो आप बोल रहे हो ना प्रैक्टिकल को पेट्रिकल, हाँ तो पेट्रिकल वाला जो बात है ना जी, उसको हम कह सकते हैं फॉसिलाइजेशन। मैंने बताया था क्या फॉसिलाइजेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज को सुनने, सीखने, समझने, बोलने में गलत तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और गलत तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद उसको जीवन पर्यंत उसी तरीके से यूज कर रहे हो और उसे ठीक नहीं किया जा सकता, वो फॉसिलाइज्ड हो जाता है। फॉसिलाइज्ड मतलब इम्प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में, आप वैसे ही यूज करोगे, फॉसिलाइजेशन कहलाता है। जैसे प्लम्बर और प्लम्बर, होता क्या है प्लम्बर, हम बोलते क्या है प्लम्बर, अब लेकिन जीवन भर हम प्लम्बर ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने प्लम्बर सीखा ही नहीं कभी, भले पता है वो सही है फिर भी हम प्लम्बर ही बोलेंगे, वो फॉसिलाइज्ड हो गया जुबान पे। ठीक है, चलो इधर ध्यान देंगे। एडीएचडी, एडीएचडी क्या होता है भाई? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसमें एडीएचडी में बच्चा क्या रहता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है ना, अटेंशन नहीं दे पाता किसी चीज में, फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा पढ़ाई करते करते क्या कर रहा है, ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, पढ़ाई कर लिख रहा है, मम्मी कुछ होमवर्क देके गई है, वो लिखना की जगह ड्राइंग बना करके वो लेके आ रहा है। ठीक है, क्लासरूम में बैठा है, क्लासरूम में उसको मैंने कुछ काम दिया है कि बेटा ये वाला पार्ट आपको रीड करना है, चैप्टर रीड करना है, वो अपना रीड करने के बजाय बाजू वाले के कॉपी में होमवर्क देख रहा है, पेंसिल शार्प कर रहा है, बोलेगा मैम वॉशरूम जाऊं, मैम पानी पीने जाऊं, वो वॉशरूम पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल घूम करके आ रहा है। वो एक जगह पर फोकस होकर के नहीं बैठ पाता, अटेंशन नहीं दे पाता, हाइपर एक्टिविटी बच्चा जो है शो करने लगता है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहलाता है, एडीएचडी कहलाता है, इससे प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है जी। क्रोनिक न्यूरो डेवलपमेंटल condition marked by hyperactivity and impulsivity affecting focus, self control and behavior in children, teens and adult। बच्चे में क्या होता है भाई, जब क्रॉनिक लंबे समय से कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चे में होते आ रही है, तो उस कारण से वो फोकस नहीं कर पाता एक ही चीज में। ठीक है, जैसे एडल्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है, उसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो भी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, 10 प्रकार की चीजों वो जो है करने लगता है। और एडीएचडी तो आजकल सामान्य हो गया है। क्यों सामान्य हो गया है? क्योंकि हमारा फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन ही वैसी हो गया है। जो आप लोग रील्स देखते हो ना, इतना फ्रेजाइल रहता है, आप 15 मिनट आप देशभक्ति का रील देख रहे हो, उसके जस्ट 15 मिनट आपको और कुछ कंटेंट मिल गया, ठीक है, जो फनी कंटेंट मिल गया, उसके 15 मिनट बाद आप भूत प्रेत वाला रील देख रहे हो, उसके 15 मिनट आप वो एस्ट्रोलॉजी वाला रील देख रहे हो, उसके 15 मिनट बाद आप कॉमेडी कंटेंट, उसके बाद आप मीम देख रहे हो। दिमाग को हर 15 मिनट में आप अलग तरीके से सोचने में मजबूर कर रहे हो। कहाँ से बच्चा फोकस कर पाएगा, हम कहाँ से फोकस कर पाएंगे? 3 घंटा मूवी देखने जाते हो ना, तो दिमाग उसी में बस जाता है, बसता है कि नहीं, और दिन भर वही सारी चीजें दिमाग में चलती रहती। तो सोचो, रील्स अपने इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेस को इतना ज्यादा चेंज कर रहे हो, फ्रेजाइल होते जा रहे हैं ये सारी चीजें, इतना ज्यादा चेंज कर रहे हो, कहाँ से अटेंशन आएगा, कहाँ से फोकस्ड हो पाओगे? बुक पढ़ना, कोई बुक पढ़ना पसंद नहीं करता, टॉपिक यदि नहीं समझ में आता, यूट्यूब निकाल लो, पढ़ लो, सुनते सुनते उसको आप वो करते हो, सुन रहे हो, खाना बना रहे हो, करते हो, ये कहाँ से आप फोकस हो ही नहीं, आप वहां पर भी हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हो। ठीक है जी, है ना। टीन्स में, एडल्ट में भी देखने को मिलता है, सेल्फ कंट्रोल बच्चे के में नहीं रहता, है ना, फोकस नहीं रहता, हाइपर एक्टिविटी रहती है, और इम्पल्सिविटी, उत्तेजना, उग्रता जो है बच्चे के बिहेवियर में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान की कमी, एकाग्रता का अभाव, अतिक्रियता, है ना, अति सक्रियता और आवेगशीलता बच्चे के में पाई जाती है। बच्चे, किशोर और वयस्कों में, है ना, ध्यान की कमी आत्मनियंत्रण और व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है जी, मैम इस टॉपिक से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्यों? हाँ बिल्कुल कराएंगे, अभी आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, है ना मंजू जी। चलो इधर ध्यान देंगे। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मतलब बच्चा उस काम को करने के लिए ऑब्सेस्ड रहेगा, कंपल्सिव मतलब कंपल्सरी उसको करना, है ना, और यदि नहीं करेगा तो उसे एंजाइटी फील होने लगती है। जैसे हमारे एल्डर्स बार बार गैस के नोब को चेक करना,
बार बार घर के लॉक को चेक करके आना। आप लोगों के में भी होगा, यदि कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको पहले अरेंज करना, फिर उसके बाद काम करना। बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, जैसे डॉक्टर्स के में बार बार हाथ धोना और नहाना जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे बार बार बाल ठीक है फिर भी ऐसे बार बार चेक करना, ये होता है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी ओसीडी में। और ये जो ओसीडी है क्या प्रॉब्लम करता है, आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है ना उसको अफेक्ट करने लगता है। जैसे हमारी मदर के में ओसीडी जो है, मैं पहले तो नहीं समझ पाती थी लेकिन अब समझती हूँ। उनकी आदत है 4:30 को अर्ली मॉर्निंग उठ जाना। वो क्या करती है, वो 12:30 बजे टॉर्च ऑन करेंगी। लाइट तो ऑन करना उन्हें पसंद नहीं रहता, तो टॉर्च ऑन करेगी, घड़ी देखेगी 4:30 बजा कि नहीं, फिर 3:30 बजे देखेगी, फिर 4:30 बजे देखेगी। जबरदस्ती टॉर्च ऑन कर करके देखती है। और जब तक टॉर्च ऑन करके नहीं देखेगी उनको एंजाइटी होगा। आप लोगों के अंदर भी कोई ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आप नहीं करोगे तब तक आपको अजीब सा फील होता रहेगा, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरा है। जैसे लॉक चेक करना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे एल्डर्स में। जब तक वो लॉक चेक करके नहीं आएंगे तब तक वो चैन से नहीं सोएंगे। यदि बाहर गए हैं तो हमको 4 बार फोन करके बोलेंगे लॉक चेक करके सोना। होता है, यही है ओसीडी। कैरेक्टराइज्ड बाय अनवांटेड ऑब्सेशन, जो चीजें जरूरी नहीं है उसके लिए ऑब्सेशन शो करना। दैट कॉज सिग्निफिकेंट एंजाइटी, एंजाइटी जो है कॉज करने लगता है जब तक उस काम को नहीं करोगे। लीडिंग टू रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स, जो कंपल्शन शो करने लगता है, मतलब कंपल्सरी हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, रिपीटेशन होता है उसके बाद। परफॉर्म टू रिलीव द एंजाइटी, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए काम करते हैं। सच एज एक्सेसिव वॉशिंग, जबरदस्ती हाथ वाथ धोना। चेकिंग और काउंटिंग, किसी चीज को बार बार काउंट करना। विच ऑफन इंटरफेयर विद डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ को वो क्या करता है यहाँ पर परेशान कर, मतलब हिंडर कर देता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बार बार किसी चीज को आप ऑन ऑफ देख रहे हो, अरेंज कर रहे हो चीजों को, बार बार हाथ धो रहे हो। आपको करना है पढ़ाई, आप स्टूडेंट लाइफ में 8 घंटा पढ़ाई करना है, 3 घंटे आप क्या कर रहे हो, जब तक मोबाइल नहीं देखूंगा एंजाइटी ठीक नहीं होगा। 3 घंटे मोबाइल देखने में लगा दिया, ये भी क्या है, ऑब्सेशन ही है, ओसीडी ही है, जो बार बार मोबाइल चेक करना है ना। किसी का मैसेज तो नहीं आया, भले कोई मैसेज मत करे, हर 5 मिनट में किसी का मैसेज आएगा, किसी का कॉल आया क्या, ऐसे वाली बात आ जाती है। ठीक, देखो ये सारे जो है एक्टिविटी जो है बच्चा जो है डेली लाइफ में रेगुलरली कर, मतलब सिर्फ बच्चा ही नहीं बड़ों में भी ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया ये देख के समझ में आ रहा है क्या पिक्चर आप लोगों को, है ना। एक पर्सन, मैजिक मिरर नहीं है, कैसे मैजिक मिरर नहीं, देखो वो क्या है, वो लड़की जो है परफेक्ट है, परफेक्ट हेयर, हेल्थ, हाइट, सब चीज एकदम परफेक्ट है, सुंदर सी लड़की है, भले नहीं दिख रही होगी, मन में सोचो सुंदर है, ठीक है। लेकिन वो जब अपने आप को देखती है तो दूसरों से कंपेयर करती है। वो देखती है मैं ज्यादा मोटी दिख रही हूँ क्या, एक दिन खाना नहीं खाएगी, उपवास रहेगी, फिर सोचे कि मैं ज्यादा एकदम पतली हो गई क्या, मेरे गाल वाल एकदम छोटे हो गए क्या, है ना, हाथ वाथ एकदम ही पतली हो गए क्या, अब मैं जिम जाऊं क्या, बाल को स्ट्रेट करवा लूं क्या, हील्स पहन लूं क्या, हाइट कम दिख रही है क्या, ऐसे टाइप की जो परेशानी जो है देखने को मिलते हैं। सिर्फ लड़कियों के में नहीं होती, ऐसे नहीं लड़की का चेहरा है तो लड़कियों को, सभी को होती है, ठीक है। लड़के ऐसे नहीं सोचना मैम हम तो इन सबसे फ्री है, नहीं, लड़कों को भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें ना आपको टीन एजर्स के में देखने को मिलेगी। टीन एज वाले जो बच्चे रहते हैं ना उनको देखने को मिलेगा। जो 16, 17, 18, 20 वाले जो बच्चे रहते हैं ना, जो अपने फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा काम करते हैं, उन पे देखने को मिलेगा। अभी आप पढ़ाई करने आ रहे हो, लोअर टी शर्ट में आ जाओगे, लेकिन 16-17 के साल में परफ्यूम भी लगाना है, प्रॉपर ड्रेसअप भी होना है, जूते भी नए चाहिए, है ना। अभी 3 दिन नहीं नहाते हो, पढ़ाई करते रहते हो तो भी चल जाता है ना, ठीक है। हाँ, मार्क जगरबर्ग जो है कई दिन नहाते नहीं है, पता है क्यों नहीं नहाते, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा। मार्क जगरबर्ग जो है वो कई दिन नहाते नहीं है, इवन उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है, क्योंकि नॉनवेज खाने से बॉडी में स्मेल आती है, स्मेल ना आए करके मतलब नहाना छोड़ दिए, 2-3 दिन नहा नहीं रहे हैं और बॉडी से स्मेल आ गई तो भी गलत। इतने बड़े आदमी सोचो, डरेगा ना वो नॉनवेज छोड़ दिया है, ठीक है। जिस दिन नहाए उस दिन कुछ भी बोलते हो जी, ठीक है। तो ये क्या है, चलो डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया मॉर्फोलॉजी से संबंधित है, बॉडी से संबंधित है भाई, है ना। आप कैसे दिख रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उस पर आधारित होता है। जो हमारे मतलब दूसरों के लिए इतना अच्छा मतलब वो भी नहीं रहता,
हाँ क्या मस्त है भाई, एकदम मस्त दिख रही है, एकदम अच्छा दिख रहा है, क्या हाइट है, क्या बॉडी है, मस्त है ऐसे वाला। लेकिन हम अपने आप में क्या सोचने लगते हैं, है ना, मैं एकदम ही ऐसे दिख रही हूँ, क्या चेहरा डल हो गया, क्या क्लीन अप करा लूं क्या, ऐसे आता है कि नहीं मन में। हाँ वही है ये। देखो, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बीडीडी कहते हैं, और बॉडी डिस्मॉर्फिया इज मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें वेयर अ पर्सन स्पेंड्स अ लॉट्स ऑफ टाइम वरिंग अबाउट फ्लॉज, फ्लॉज मतलब होता है गलतियां, इन देयर अपीयरेंस, उनके लुक में, उनके दिखने में जो उनको गलतियां दिखती है उनके बारे में है। फ्लॉज आर ऑफन अननोटिसेबल टू अदर, जो दूसरों के लिए नोटिस करने वाला भी नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन टीनेजर्स, जो टीनेज वाले जो बच्चे रहते हैं, और यंग अडल्ट मतलब नए नए जो एडल्ट रहते हैं ना, उनके में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है जी। ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं लेकिन ना इसमें प्रॉपर ओवर थिंकिंग ना पढ़ाई लिखाई को लेकर के नहीं रहती, ओवर थिंकिंग सिर्फ अपीयरेंस को लेकर के है, इसलिए क्या कहलाता है, डिस्मॉर्फिया, मॉर्फोलॉजी से संबंधित ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं। हाँ जी, भ्रम वाली, बिल्कुल भ्रम वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है, भ्रम वाली स्थिति हो जाती है, ठीक है जी, कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, ये वाला। एक होता है डिस्थेमिया, ये भी जो है आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर है, इसमें सॉरी यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं एक प्रकार से इसको। जब मैं बात करूं किसकी, डिस्थेमिया की, यहाँ बच्चा जो है क्या करने लगेगा, बाहर निकलना बंद कर देगा, है ना, डिस्थेमिया में, है ना, यहाँ पर बाहर निकलना बंद कर देगा, अपने बारे में सोचेगा कि मेरे साथ ही चीजें गलत हो रही है, होपलेसनेस दिखाई देने लगती है, किसी चीज में कोई उम्मीद नहीं है, मेरे ही मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट में मैं ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी लोग की शादी हो गई, जीजू भी अच्छे हैं, हाँ मेरे कैसे वाला मिलेगा, ऐसे वाला जो भावना आती है ना, हाँ वैसी ये सारी चीजें, ठीक। वैसे नहीं जी, मतलब सामान्यतः मैं बता रही हूँ क्या होता है, जब हम बाहर निकलना बंद कर दे, इंटरेक्ट करना बंद कर दे लोगों से, ये सोच करके कि हम ही गलत हैं, हम ही बुरे हैं, हमारे साथ ही गलत हो रहा है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान, ये वाला जो प्रश्न जिस दिन आता है ना, उस दिन समझ जाना आपको क्या है, डिस्थेमिया है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, विल पावर होनी चाहिए, सब कर सकते हो, ठीक है जी। बच्चा क्या करने लगता है, लो मूड शो होने लगता है, रोने लगना, है ना, कोचिंग नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लग रहा है, मन खराब लग रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास, ये सारी चीजें, है ना, लो एनर्जी फील होना, खान पान पे ध्यान ना देना, ठीक है, होपलेसनेस, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है जीवन में, ये सोचना, पुअर कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान जो है अपने कमी को गिनने में लगा रहे हो तो कंसंट्रेट कहाँ से कर पाओगे, ये सारी चीजें, ठीक है। डिस्थेमिया नाउ कॉल्ड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीडीडी के नाम से जाना जाता है, यदि पूछा जाए परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट मतलब बने रहना, क्या चीज, डिप्रेशन बने रहना, लगातार माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड मतलब थोड़े थोड़े डिप्रेशन बने रहने के कारण ये सारी कंडीशन जो है क्रिएट हो जाती है। इज अ लॉन्ग टर्म क्रोनिक फ्रॉम डिप्रेशन, लंबे समय से थोड़ा थोड़ा जो है डिप्रेशन बने रहता है, विद माइल्डर, माइल्डर मतलब कि कम मात्रा में, बट परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब वो लगातार जारी रहता है, ये जो सिम्टम्स रहते हैं उनमें रहते हैं लो मूड, लो एनर्जी, होपलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, ये सब बच्चे को दिखाई देता है, अपने पेरेंट्स से ही वो इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करता है, ठीक है जी। चलो अब आ जाइए प्रश्न उत्तर में, ठीक है, हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक होगा, आपके में विल पावर होनी चाहिए, और जिसके में एकदम लंबे समय तक बना रहा उनको मेडिकेशन की जरूरत है, मेडिकेशन प्लस मेडिटेशन, दवाई भी चाहिए और मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज चाहिए, जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, यदि एकदम ही नहीं हो पा रहा है तो थेरेपिस्ट से मिलो, है ना, ये सारी चीजें। हाँ वृंदावन चले जाओ, जो आपका अच्छा प्लेस है वहां घूमने चले जाओ, ये कर सकते हो, है ना, ऐसे हो गया है क्या जी, उड़ान आ जाया करो, है ना, ऐसा कुछ लगता है उड़ान आ जाया करो, सब मस्त हो जाता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट एकदम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पीच डिसऑर्डर, इनमें से स्पीच डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, बोलने से संबंधित विकार कौन सा नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल, है ना, मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल अपीयरेंस से संबंधित है, ठीक है, फ्लुएंसी बोलने से संबंधित, वॉइस बोलने से संबंधित, आर्टिकुलेशन साफ साफ बोलने से संबंधित है, फ्लुएंसी मतलब प्रभावपूर्ण बोलना, वॉइस मतलब पिच वगैरह का ध्यान रखना, साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, आर्टिकुलेशन मतलब साफ साफ बोलने से संबंधित, सभी तो है, बस मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। दूसरे कलर में कर देते हैं वरना बोलोगे मैम दिखाई नहीं दे रहा है,
चलो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव आंसर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ट्राई टू गिव आंसर एज फास्ट एज। एकदम भ्रम उत्पन्न होता है, हाँ जी भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। मैं इसका नोट्स चलो नेक्स्ट, अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी वुड, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, हैव डिफिकल्टी इन होल्डिंग अ पेन। भाई होल्डिंग अ पेन मतलब उसको क्या है, एप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो लर्निंग नहीं है। वो पढ़ने लिखने में अच्छा है लेकिन वो पेन नहीं होल्ड कर पा रहा है, मतलब एप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया वाली कंडीशन है। दूसरा मैंने कहा था ओमिशन हमेशा किसमें रखना, लर्निंग में रखना, ओमिशन आएगा। डिस्प्ले स्पीच डिफिकल्टी, यदि स्पीच डिफिकल्टी है मतलब उसको आर्टिकुलेशन है, या फिर बोलने हकलाना, स्टैमरिंग स्टटरिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं। तीसरा होल्ड बुक क्लोज टू हिज और हर आईज, यदि बुक को वो एकदम पास से देख रहा है तो उसको विजन डिसेबिलिटी, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में नहीं, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो पास से पढ़ रहा है। गलत पढ़ रहा है तो पढ़ने में प्रॉब्लम, लेकिन वो पास रख के पढ़ रहा है तो क्या हो गया, ओमिशन जो है वो आपका गलत हो सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब देखो गलत है। ठीक, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन and try to give answer. Which one of these is not the educational characteristics of learning disabled? इनमें से कौन सा जो है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल नहीं, बच्चा लर्निंग डिसेबल है लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। चाइल्ड अनेबल टू राइट द लेटर करेक्टली, भाई अनेबल है तो उसको लर्निंग प्रॉब्लम है ना, तो गलत हो गया। ही इज पुअर इन मेमोराइजेशन वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंस, यदि ये प्रॉब्लम है मेमोराइजेशन है ना और वर्ड्स को फ्रेम करने में, मतलब बच्चे को प्रॉब्लम है। नॉट बोला गया है ना, देखो नॉट बोला गया है। दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन एक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर डिसेबिलिटी, पुअर कोऑर्डिनेशन शो कर रहा है मतलब उसको प्रॉब्लम है। He is not found poor in technical and professional subject, टेक्निकल और प्रोफेशनल सब्जेक्ट में वो पुअर नहीं है, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि नॉट एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से किसमें प्रॉब्लम नहीं है बोला जाता है, तो नहीं है मतलब इसमें नहीं है जी। ठीक है, समझे क्या? See the next. Mr. Deepak finds a slow learner in his class. Mr. Deepak है जिन्होंने क्या देखा, एक slow learner को देखा अपने क्लास में। Which of the following action must he take to bring the learner mainstream? बच्चे को mainstream मतलब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मिस्टर दीपक को क्या करना चाहिए? सी आएगा है ना। पहले तो बोला जाता है हिम और हर, मोर होमवर्क, ज्यादा होमवर्क देंगे, बच्चा स्कूल आना बंद, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। दूसरा गिव हिम और हर वंस पर्सनल नोट्स, किसी का पर्सनल नोट्स को दे देना। भाई पर्सनल नोट्स देने के बावजूद वो पढ़ ही नहीं रहा है, क्या मतलब का? ठीक है, गिव हिम और हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रिमीडियल क्लास, रिमीडियल क्लास के थ्रू उसे कुछ है ना सहायता प्रदान कर देना, स्कैफोल्ड कर देना, हेल्प कर देना, ताकि बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। ठीक, नेक्स्ट आस्क हिम और हर टेक द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट की हेल्प लेना इज नॉट गुड आइडिया। बच्चे को क्या करना है, मैं रेमिडियल देना है, तभी तो मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। लैग बिहाइंड हो गया दूसरे बच्चों से, उनको लाना है सामने हमें। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन आर्टिकुलेटर? आर्टिकुलेटर मतलब बोलने से संबंधित विकार के लिए जिम्मेदार नहीं है। फेस है ना, भाई टंग हो जाएगा है ना, लिप्स भी आएगा, टिथ भी आएगा, तीनों आएंगे। क्या नहीं आएगा? फेस। फेस में यदि पिंपल है तो ऐसा नहीं ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाता, ऐसे तो नहीं होता ना, है ना। लेकिन टंग, लिप और टिथ में यदि छाला भी हो गया तो बोलने में दिक्कत होता है। ठीक है, चलो देखो फ्लुएंसी डिसऑर्डर, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। वॉइस पिच स्टटरिंग, वॉइस पिच स्टटरिंग, स्लटरिंग नहीं है, स्टटरिंग है वो। बताओ कौन सा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है? सी आएगा है ना। देखो वॉइस में क्या आ जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो साउंड प्रोड्यूस और फ्लुएंसी का मतलब यहाँ पर संबंध नहीं है भाई। साउंड यदि प्रोड्यूस कर पा रहा है, यदि नहीं भी कर पा रहा है ठीक से, तो भी फ्लुएंसी में दिक्कत नहीं। प्रवाहपूर्ण बोलने की बात की जा रही, वॉइस मतलब यहाँ पर आवाज आप जोर से निकाल रहे हो, धीरे निकाल रहे हो, इन सभी की बात हुई, उससे तो प्रभाव मतलब उसमें नहीं पड़ेगा, प्रवाह में तो नहीं पड़ेगा। दूसरा बोला जा रहा है पिच, है ना, कहाँ पर आपको पिच लो करना है, हाई करना है,
सेम पिच से भी बोल रहे हो लेकिन बोल पा रहे हो तो भी आप फ्लुएंट हो जी। ठीक है, यहाँ पर जब स्टटरिंग कर रहे हो तभी क्या होता है, आपका फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ना, आपका वॉइस ऑफ पिच रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, स्टटरिंग। स्टटरिंग को नया नाम से आपको पूछा गया था अभी सीजीटेट 2026 में, स्टैमरिंग क्या होता है। तो बच्चा यदि एंजाइटी के कारण या किसी यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर के कारण किसी प्रकार से वो हकला करके, किसी चीज से घबराने के कारण हकला करके बोल रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैमरिंग। यहाँ पर एक पर्टिकुलर साउंड को वो बार बार प्रोड्यूस करता है। सुना है क्या वो वाला डायलॉग, क किरण, है ना, हिचकी मुंह में, हाँ, वो सारी मतलब पर्टिकुलर साउंड को वो क ऐसे वो जो बार बार वो प्रोड्यूस करती है या करता है, वो क्या है भाई, एंजाइटी या किसी और चीज के कारण, या डिप्रेशन। डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे, एंजाइटी ही मेन कारण होता है। उसका भी यही दिक्कत है भाई, हकलाना, हाँ, स्टैमरिंग कहलाता है। ठीक है, स्टैमरिंग या स्टटरिंग दोनों सेम है ना। नेक्स्ट, सुमित अ यंग लर्नर। सुमित एक यंग लर्नर है इन हिज अर्ली डेज ऑफ लर्निंग। जब वो स्टार्ट किया था उसने लर्निंग, यूज टू से आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया था उसको कहना है, तो गो की जगह वो क्या कह दे रहा है उसको, सॉरी, वेंट की जगह वो क्या कह दे रहा है, गो का सेकेंड फॉर्म बना दे रहा है गोड, है ना, क्या बना दे रहा है, गोड बना दे रहा है। बताओ, दिस इज एन एग्जाम्पल। फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन कैसे होगा जी, अर्ली डेवलपमेंट में ये कर रहा है, जीवन पर्यंत नहीं चल रहा, जीवन पर्यंत चले तब फॉसिलाइज्ड हो गया है, डेवलपमेंटल हो जाएगा। स्लिप नहीं है वो, स्लिप होता तो वो वेंट की जगह वांट कह सकता था, वोंट कह सकता था, है ना, वांट कह सकता था, वोंट कह सकता था, वेंट की जगह पे स्लिप होता। यहाँ पर फॉसिलाइजेशन नहीं है, फॉसिलाइजेशन अर्ली डेवलपमेंट में थोड़ी होगा, मतलब वो तो जीवन पर्यंत चलता है ना, वो फॉसिलाइज्ड हो जाता है, गलत तरीके से बोल रहा है। मैंने बताया था आपको, दुर्ग को दुर्ग बोल रहा है ना, और प्लम्बर प्लम्बर को प्लम्बर बोल रहा है, वो फॉसिलाइजेशन है। गो को गोड बोल दे रहा है, ये क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल एरर। क्यों डेवलपमेंटल? इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, जो आपका सीताफल और सीताफल जो क्षेत्रीय भाषा का जो होता है ना प्रभाव होता है, उसके कारण होता है। बचा क्या, डेवलपमेंटल एरर। सुनिए, ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं इसे, ओवर जनरलाइजेशन। शिक्षक भर्ती 2023 का क्वेश्चन है, जब बच्चा क्या करने लगे, है ना, उसने सुना है क्या हमेशा से, जैसे लुक का लुक्ड होता है, लुक्ड होता है, कुक का कुक्ड होता है, फिर से कुक्ड होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही सुनते आ रहे हैं कि सेकंड फॉर्म में ईडी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हैं, जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें ईडी लगा करके बनाते हैं। अब वो इररेगुलर वर्ब जो है ना, जैसे कि गो, वेंट, गॉन है ना, और बैड वर्ड्स वर्स्ट, सॉरी बैड वर्ड्स वर्स्ट नहीं आएगा, गो, वेंट, गॉन आ गया। इसके अलावा आपका कम, केम, कम आ गया। इन सभी को वो रेगुलर वर्ब्स की जैसे जनरलाइज कर दिया। जैसे लुक का लुक्ड लुक्ड बनता है, वर्क का वर्कड वर्कड बनता है, वैसे ही गो का गोड गोड बनता होगा, उसने जनरलाइज किया, ओवर जनरलाइजेशन, है ना। सामान्य नियम को क्या कर दिया, सभी में अप्लाई कर दिया, सभी में अप्लाई कर दिया, सारे वर्ड्स में, है ना। इररेगुलर को भी रेगुलर में अप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, डेवलपमेंटल एरर कहलाता है जी। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे अभी सीजीटेट 2026 का क्वेश्चन, रिसेंट का। बताइए, डिसलेक्सिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। बिल्कुल, डिसलेक्सिया एक मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी है, एनकाउंटर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। बिल्कुल, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम में देखने को मिल जाता है। द एरियाज दैट आर प्राइमरली एंड मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, किस के द्वारा अफेक्टेड होता है डिसलेक्सिया, स्पेलिंग, वर्ड रिकॉग्निशन, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, पुअर वोकैबुलरी। वोकैब में प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया नहीं है। शब्द शक्ति, शब्द भंडार से आपका डिसलेक्सिया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार है। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है भाई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, मतलब वहां पर क्या है, बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, स्पीच रिलेटेड है। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधित विकार है।
ठीक, पढ़ने संबंधित है, मतलब जो शब्द लिखा हुआ है ना, और उसकी स्पेलिंग जो लिखी हुई है, उन दोनों को पहचान नहीं पाता। मतलब जो वर्ड लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लेटर बी लिखा, जो लिखा हुआ है उसको गलत तरीके से पढ़ रहा है, ये वाले बी को ऐसे पढ़ रहा है, पी को ना क्यू पढ़ रहा है, ये क्या नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। लिखा है प्यू, पी लिखा है ना, और रिकॉग्नाइज कर रहा है वो क्या, क्यू। गलत तरीके से वो स्पेलिंग को रिकॉग्नाइज कर रहा है और वैसे ही प्रोनाउंशिएट भी कर रहा है। मतलब बच्चा जो है स्पेलिंग और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में खराब है। जे एंड के इसका आंसर आएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत आज की क्लास में जी? ऑटिज्म रह गया, चलो लिखो ऑटिज्म। है ना, बिहेवियरल डिसऑर्डर है, एक रह गया था, उसको भी लिख लीजिए ऑटिज्म को। और कुछ तो नहीं बचा है ना, डिस्थेमिया भी हो गया हमारा। ठीक है, डिस्टोपिया यूटोपिया मैं बता देती हूँ, आता नहीं है प्रश्न लेकिन मैं बता देती हूँ। अभी पहले ऑटिज्म लिखो, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या कॉग्निटिव डिसऑर्डर है एक। ठीक है, लिखेंगे एबनॉर्मेलिटीज इन सोशल बिहेवियर, एबनॉर्मेलिटीज इन सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी शो होता है। फेल टू एक्सप्रेस या इंटरेक्ट, फेल टू एक्सप्रेस और इंटरेक्ट, बच्चा जो है दूसरे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाने में और सामने वाले से इंटरेक्ट कर पाने में एबल नहीं होता। इंटरेक्ट विद अदर्स, इंटरेक्ट विद अदर्स, है ना। रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर भी शो करता है। सुनिए, जब ऑटिस्टिक चाइल्ड वो होता है जो अपनी बातों को सोशली ठीक से यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाता है, और जब आप प्रेजेंट कर रहा है, बच्चा जब प्रेजेंट कर रहा है तो अपने बिहेवियर में रिपीटेशन शो करता है। माय नेम इज खान में देखना, वो बार बार ऐसे अपनी वाइफ को जब बात करते हैं, मंदिरा 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 ऐसे बार बार बोलता है। वो डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं करता, आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता, वो मुंडी को या तो इधर रखता है या तो इधर रखता है। सेम चीजें आपको बर्फी वाले एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, है ना। बर्फी में जो प्रियंका चोपड़ा थी वो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड थी। बार बार अपने स्कर्ट को ऐसे ऐसे, सिर को ऐसे ऐसे हिलाना, ये सारी चीजें, बाल को ऐसे ऐसे छूना, वो सारी चीजें वो एक्टिविटी करती थी। ये सभी जो है ऑटिस्टिक चाइल्ड के एग्जाम्पल होते हैं, जहां पर बच्चा जो है अपने आसपास से प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पाता, है ना, बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर जो है शो होने लगता है। ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है आपको एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में। एक डायग्राम है, उसको मैं आपको शो कर देती हूँ। अच्छा, पूछा जाए कैसा है तो डेवलपमेंटल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर है ये। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए, लर्निंग भी दिया है ऑप्शन में और डेवलपमेंटल भी दिया है, चूज किसको करना है, डेवलपमेंटल को चूज करना है। ठीक है, चलो एक पिक्चर है, मैं आपको शो कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। हैंड मूवमेंट है, नेक मूवमेंट है, बच्चा ना बार बार करने लगता है। बिल्कुल, ठीक है, देखो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, कम्युनिकेशन में उसको इश्यू आने लगती है, रिपीटेशन करता है ना, आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, सेंसिटिव या लाउड साउंड को वो पसंद नहीं करता बच्चा, है ना। ट्रबल इन इंटरप्टिंग व्हाट अदर फील्स, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, उसको इंटरप्ट करने में एबल नहीं होता बच्चा। नहीं, उसको डिसलेक्सिया था, वो पढ़ने में एबल नहीं था। जो तारे जमीन वाला स्टूडेंट था वो तो आई कांटेक्ट करता था, अपनी मम्मी को गाना गा के भी सुनाया था, याद है क्या, इतना बुरा हुआ करके प्रॉपर बोला था वो आई कांटेक्ट करके।
ठीक है, चलो आज की, हाँ वो ऑटिस्टिक चाइल्ड थे। नहीं लेकिन उसमें ना मतलब सारे बच्चे ऑटिस्टिक नहीं थे, जो आप बोल रहे हो ना तारे सितारे जमीन पर, उसमें सारे बच्चे ऑटिस्टिक नहीं, उसमें अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरीज थी उनको डेवलपमेंटल मतलब उनको सॉरी बाय बर्थ वो चीजें मिली हुई थी, है ना, वो था इसका एग्जाम्पल देखना है ना तो वो देखना माय नेम इज खान में शाहरुख खान और बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा, उनको देखना। हाँ रिपीटेशन में बार बार करते हैं, देखना ना उन दोनों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कुछ दिक्कत है तो बताइए क्लास में, कुछ क्वेश्चन है? हाँ डिस्टोपिया और यूटोपिया जो आपने पूछा है वो मैं बता दूं, डिस्टोपिया और यूटोपिया, यूटोपिया समझ जाओगे तो डिस्टोपिया समझ जाओगे। जैसे आप लोग, यूटोपिया का मतलब होता है अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना। बचपन में हम लोग जो डॉल हाउस बनाते थे उसमें हम सोचते थे मेरी डॉल एकदम रिच है, सुंदर ड्रेस पहनती है, मेरा घर एकदम अच्छा है, मेरे पास अच्छी वाली कार है। डॉल को अपने आप में इमेजिन करके हम वो हमारे पास सब कुछ अच्छा है, यूटोपिया कहलाता है। और डिस्टोपिया उसके ही अपोजिट है ना, कि मैं एकदम पुअर हूँ, है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, अपने लिए सब चीज गंदा गंदा ही सोचना, खराब सोचना, है ना, सब चीज को बोलना चाहिए डिक्रीज वे पे सोचना, कि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे पास गाड़ी अच्छे नहीं है ना, मेरे बेड क्लीन नहीं है प्रॉपर, मेरे बाल कंघी नहीं किए हुए हैं, मैं गरीब हूँ, एकदम ही निच्चट गरीब हूँ, ये सब जो सोचना जो है आपका डिस्टोपिया के अंतर्गत आ जाता है। यूटोपिया मतलब अपने लिए एकदम सुंदर संसार को इमेजिन करना, और डिस्टोपिया मतलब अपने लिए एकदम खराब संसार को इमेजिन करना। डिस्टोपिया और यूटोपिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो कुछ दिक्कत जी और? ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।